Hello and welcome to my channel everyone. Hope everybody is doing absolutely fine. So last video I started with biotechnology जिसमें मैंने introductory part discuss किया है like what is biotechnology, what are its use, what is desired gene, how first recombinant DNA was constructed by Stanley and Boyer experiment. So all those things मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को विजिट करिएगा. सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट टूल्स विच आर रिक्वायर्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो सबसे पहले हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में. सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं ये मेनली पाए गए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में. सो बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये रोल प्ले करते हैं एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का रोल जो है वो है फॉर डिफेंसिव पर्पस. कैसे? ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये जो बैक्टीरियल वायरस है, जो बैक्टीरियल वायरस है उसके ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है. वायरल ग्रोथ इन बैक्टीरिया. हाउ? सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली दो तरीके के देखे गए कि दो एंजाइम्स ऐसे प्रेजेंट है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वायरल ग्रोथ को इन बैक्टीरिया. सो वो एंजाइम्स हैं एक मिथाइलेज एंजाइम और दूसरा न्यूक्लियेजेस. सो अब हम देखेंगे कि कैसे मिथाइलेज और न्यूक्लियेजेस जो हैं ये अपोज करेंगे इफेक्ट ऑफ वायरल ग्रोथ या वायरल ग्रोथ को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे. सो मिथाइलेज में क्या होगा, जो डीएनए सीक्वेंसेस होंगे बैक्टीरिया के उस पे बाइंड हो जाएगा एडेड टू द डीएनए सीक्वेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इस प्रोसेस को बोलते हैं मिथाइलेशन. दिस इज नोन एज मिथाइलेशन. तो मिथाइलेशन की वजह से क्या होगा, अब ये सीक्वेंसेस जो हैं ये मॉडिफाई हो गए. सीक्वेंसेस आर मॉडिफाइड. अब मॉडिफाइड सीक्वेंसेस को ये वायरल डीएनए रीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एक ये क्या हो गया, अब यहां पे वायरल ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई. मॉडिफाइड डीएनए सीक्वेंसेस, नो वायरल इफेक्ट. एक तो ये हो गया मिथाइलेज. नेक्स्ट हमने देखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस से डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट कर रहे हैं. सो वो रोल प्ले करते हैं ये न्यूक्लियेजेस. सो न्यूक्लियेजेस कैसे डिफेंस रोल प्ले कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में और इनका कैसे रोल है, इंपॉर्टेंस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, वो देखते हैं. सो अभी हमने देखा कि मिथाइलेज कैसे फंक्शन कर रहा है कि वो डीएनए सीक्वेंसेस को मॉडिफाई कर दे रहा है. अब हम देखेंगे कैसे न्यूक्लियेजेस एक्टिविटी प्ले कर रही हैं. सो न्यूक्लियेज बेसिकली देखे गए दो टाइप के हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और दूसरे हैं एंडोन्यूक्लियस. सो दोनों का फंक्शन बहुत डिफरेंट है. सो न्यूक्लियस पर एक्सोन्यूक्लियेजेस और सेकेंड टाइप इज एंडोन्यूक्लियस. सो हमें नाम से पता चल रहा है कि एक्सोन्यूक्लियस मतलब कि ये कुछ ऐसा है जो कि सेगमेंट्स को आउटर साइड से ही बाइंड वो कट कर रहा है. एंडोन्यूक्लियस मतलब कि वो कहीं अंदर की तरफ से इंटीरियर वे कहीं से इंटीरियर सेगमेंट्स को ब्रेक कर रहा है. सो एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियस हमें पता है जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है वो 5 प्राइम टू
3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, इस तरीके से होता है। और जो बाइंडिंग होती है न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो कुछ इस तरीके से होती है। उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंकेज होता है, शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, लाइक दिस वी नो। So these are the bases, these are the phosphodiester bond, and OH we know it is a 3 prime, and at this point we write it 5 prime. So now what will happen? So this is a, ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है। So एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, फ्रेगमेंट्स को, न्यूक्लियोटाइड को, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो ये सेगमेंट्स को ब्रेक करेगा एक ही न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहां पे होती है हाइड्रोलिसिस। एक ही न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर दिया। सो ये क्या हुआ, एक्सोन्यूक्लियस ने किसी पर्टिकुलर साइट पे नहीं ब्रेक करा, इसने एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। और जो कटिंग थी सेगमेंट्स की, वो या तो 5 प्राइम से हो रहा था या तो 3 प्राइम एंड से हो रहा था, जहां पे OH, या 5 प्राइम पे जहां पे फॉस्फेट बॉन्ड है। सो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो फॉस्फेट बॉन्ड से लिंकेज है एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड में, इसके बीच का ब्रेकेज है। सो यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज का ब्रेकेज हुआ, ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। So this is how exonucleus played its role. So exonucleus में important point जो रिमेंबर करने के लिए वो ये है कि exonucleus जो है वो न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करता है, और कटिंग होगी आइदर 5 प्राइम और या तो 3 प्राइम पे। अब हम देखेंगे एंडोन्यूक्लियस का क्या रोल हुआ। सो एंडोन्यूक्लियस में क्या हुआ, जो वायरल अटैक है उसको अपोज करने के लिए जो फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के, उन्हीं को ही ब्रेक करा स्पेसिफिक पॉइंट्स है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस हैं जो उस जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, उसको अटैक करने के लिए चाहिए। उस पर्टिकुलर साइट को ही रिकॉग्नाइज करके इस पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस ने कट कर दिया। स्पेसिफिक साइट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंडोन्यूक्लियस का ये है कि स्पेसिफिक साइट से ही ब्रेक करता है, स्पेसिफिक साइट, और डीएनए को कट करेगा फ्रॉम इन बिटवीन into fragments from between। ये 5 प्राइम 3 प्राइम पे नहीं कट करेगा, ये बीच से ही कट कर देगा बाय रिकॉग्नाइजिंग द सीक्वेंसेस। ये रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंसेस को। तो वायरल अटैक को अपोज करने के लिए इसने देखा कि कौन सी साइट पे वो बाइंड कर सकता है, वहां से उसने रिस्ट्रिक्ट करके उस पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करके कट कर दिया। सो दिस इज हाउ इट रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ रिस्ट्रिक्टेड द वायरल ग्रोथ। सो एंडोन्यूक्लियस में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा एक्सोन्यूक्लियस में न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हो जाता है, जिसमें सिर्फ शुगर और बेस प्रेजेंट है। एंडोन्यूक्लियस में ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं, यानी कि एक लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट से शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बनते हैं। सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, और यहां पे न्यूक्लियोसाइड। So this is the difference between endonucleases and exonucleases.
सो एंडोन्यूक्लियस को ज्यादा यूजफुल माना गया फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इनके जो साइट्स थे वो स्पेसिफिक थे और ऐसा नहीं था कि ये किसी एंड पॉइंट से कट करें डीएनए को। ये रिकॉग्नाइज करते हैं साइट्स को और उन्हीं पर्टिकुलर सेगमेंट्स को ब्रेक करते हैं जो रिक्वायर्ड है। इसीलिए एंडोन्यूक्लियसेस यूजफुल हैं और इसी को बोला गया है, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज कर रहे हैं उनको बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये दोनों चीजें अलग हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमने देखा कि मिथाइलेज भी आया, एक्सोन्यूक्लियसेस भी आया, एंडोन्यूक्लियसेस भी आया, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो हैं वो सिर्फ यूज हुए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में एज अ टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिराइव कर रहे हैं उसकी नेमिंग कैसे होती है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो सबसे पहले जो उसका जीनस है उसका इनिशियल लेटर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करेंगे ई को R1 की। सो जीनस 1 लेटर, तो ई को लाई एस्केरेशिया, तो इनिशियल लेटर इज ई और ई को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द कैपिटल लेटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं स्पीशीज नेम। अब स्पीशीज नेम के लिए हम 2 लेटर्स लेते हैं, 2 इनिशियल लेटर्स। सो CO फॉर कोलाई, COLI, सो वी राइट इट विद स्मॉल लेटर। नेक्स्ट किस स्ट्रेन को ये बिलोंग करता है? सो बेसिकली ये बिलोंग करता है स्ट्रेन R को, और R जो स्ट्रेन है उसका भी इनिशियल लेटर ही लिखा जाएगा इन कैपिटल लेटर। और नेक्स्ट आइसोलेशन ऑर्डर क्या है, वो जो पर्टिकुलरली साइट्स हैं, रिकॉग्नाइज साइट्स हैं, वो उनका ऑर्डर क्या है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं विद द रोमन नंबर। सो रोमन नंबर हमें पता है, वी राइट इट लाइक 1 2, वी राइट 3 4 लाइक दिस फॉर्म। सो ई को R1, सो बेसिकली हम इसको ई को राई रीड कर देते हैं, सो ये गलत है, इट इज ई को R1। सिमिलरली अगर हम देखें हिंट 2 का, सो सेम वे है, H इनिशियल लेटर, हेमोफिलस, IN इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेन इसका D है और आइसोलेशन ऑर्डर 2, और स्पीशीज और जिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से आइसोलेट हो रहा है दैट इज एस्केरेशिया कोलाई फॉर इको R1। हिंट 2 इट इज फ्रॉम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सो ये ऐसे नेमिंग पैटर्न है, ये रूल है जिसके बेसिस पे ये नेमिंग की जाती है। अब हम देखेंगे इसके सीक्वेंसेस के बारे में कि जो पर्टिकुलरली डिराइव्ड एंजाइम्स हैं उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या हैं। सो इको R1 का देखते हैं। सो इको R1 का जो सीक्वेंस है वो 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम, और इसकी जो बेस पेयरिंग है दैट इज CTTAAG। सो अब हमें ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, हम यहाँ पे इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब रीड कर रहे हैं एक सिंगल स्ट्रैंड में, और दूसरा जो इसका स्ट्रैंड है उसमें हम इधर से इस तरफ से अगर रीड कर रहे हैं, फ्रॉम यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट अगर रीड कर रहे हैं तो GAATTC है, और 5 इधर से हम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट अगर रीड कर रहे हैं तो भी GAATTC। तो इस तरीके के सीक्वेंसेस को बोला जाता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। सो पैलिंड्रोम सीक्वेंस ये एक स्पेशल कैरेक्टर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस में होते हैं, यानी कि हम इसको 5 प्राइम 3 प्राइम से रीड करें और मतलब लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे, जो सीक्वेंसेस है वो सेम ही है। और इसी को बोला जाता है 2-फोल्ड सिमेट्री। 2-फोल्ड सिमेट्री।
रिकॉग्निशन साइट्स या रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हैं, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के फॉर्म में होता है. सो नाउ वी विल सी अबाउट द क्लीवेज पैटर्न ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. सो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप से क्लीवेज होगा, एक ब्लंट एंड और सेकेंड इज स्टिकी एंड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? सो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड में हम एग्जांपल ले लेते हैं. ब्लंट एंड का एग्जांपल है हिंड 2 एंड स्टिकी एंड का एग्जांपल EcoR1. सो बेसिकली जो हिंड 2 का सीक्वेंस है वो है 5 प्राइम G TT AAC. ऐसा नहीं कि अगर वो ब्लंट एंड है तो उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं होगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा. सो C A A T T C. सो ब्लंट एंड करता क्या है, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसको बीच से ही ब्रेक करेगा. और ये डिपेंड करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से. अगर उसका सीक्वेंस, अगर जैसे यहाँ पे जो ब्रेकेज हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, ये 3 सीक्वेंस को लेके ब्रेक कर रहा है, तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ सिंगल एक बेस को ही लेके क्लीव करें. लेकिन यहाँ पे ब्लंट एंड में जो क्लीवेज होगा वो फ्रॉम बिटवीन होगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के, और जो ब्रेकेज है वो डबल स्ट्रैंड फॉर्म में ही रहेगा. सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही, जो रिकॉग्नाइज्ड सीक्वेंस है ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उन्हीं को ये बीच से फ्रॉम बिटवीन क्लीव कर देगा. सो दिस इज अबाउट ब्लंट एंड. सो नाउ वी विल सी अबाउट स्टिकी एंड. सो स्टिकी एंड का एग्जांपल EcoR1. यहां पे देखते हैं 5 प्राइम पे G A A T T C 3 प्राइम सीक्वेंस, और 5 प्राइम पे 3 प्राइम सीक्वेंस जो यहां पे होगा दैट इज C T T A A G 5 प्राइम. सो स्टिकी एंड पे क्लीवेज कैसे होगा? जो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का फर्स्ट बेस है यहां पे क्लीव करेगा और एक यहां पे क्लीव करेगा, और जो ये पार्ट है ये क्लीव्ड हो जाएगा. और जैसे 3 प्राइम एंड पे जो ये बेसिस प्रेजेंट है, ये फॉरेन डीएनए के जो सीक्वेंसेस होंगे उनके साथ बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम. सो इट विल बी लाइक 5 प्राइम G C T T A A G 3 प्राइम 5 प्राइम. सो अब जो फॉरेन डीएनए होगा जो इससे रिकॉम्बिनेंट करने वाला है, जो कंबाइन करके इससे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करेगा, तो उसके साथ ये स्टिकी एंड्स के थ्रू यहां पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये बाइंड करेगा विद डबल बॉन्ड. वी नो A, डबल बॉन्ड A, डबल बॉन्ड T, डबल बॉन्ड T, ट्रिपल बॉन्ड C. सो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू दे विल लाइगेट. यहां पे किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सिर्फ एक लीनियर कट करेगा. डबल स्ट्रैंड होल एक जो बेस पेयर्स के साथ अटैच्ड है इसको कंप्लीटली नहीं ब्रेक करेगा. इट विल ब्रेक ओनली द लीनियर डीएनए. यहाँ पे क्लीवेज होगा सिर्फ एक लीनियर डीएनए का जिसपे स्टिकी एंड्स यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड व्हेन इट विल कंबाइंड विद द डीएनए ऑफ द होस्ट इट विल बाइंड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जहां पे लाइगेज हो जाएगा और इट विल फॉर्म अ recombinant DNA. So this is all from the restriction enzyme. In next video I will talk about gel electrophoresis. Thank you for watching. Please like, share, subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram and Twitter. Links are in the description box.
और कोई भी पार्ट अगर आपको लगता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो या कोई मिस आउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें एंड आई विल आंसर योर क्वेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।